परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में मैं आनंद कौशल आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा ऑडियो सीरीज मालदीव के नए राष्ट्रपति और भारत मालदीव संबंधों से जुड़ा है। सिविल सेवा परीक्षा के लिहाज से यह टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, लिहाजा इस ऑडियो सीरीज में परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। यह ऑडियो सीरीज सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के भारत और इसके पड़ोसी संबंधों से जुड़ा है। तो आइए ऑडियो सीरीज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। हिंद महासागर में प्रमुख शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही है, इसलिए छोटे द्वीप राज्यों के लिए कई परिणाम होते हैं, जिसमें बड़े देशों के साथ राजनीतिक गठबंधन के आधार पर जीते या हारे गए चुनाव भी शामिल हैं। इस सप्ताह मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति इवो सोलिह चुनाव हार गए, जिसमें भारत के साथ देश का घनिष्ठ संबंध एक केंद्रीय मुद्दा था। लेकिन इंडिया आउट के अभियान के नारों के बावजूद आने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़्ज़ू को मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जीत हासिल की है। मोहम्मद मुइज़्ज़ू को प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव (पीपीएम) की अगुवाई वाले उस गठबंधन का समर्थन प्राप्त है जिसे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। मुइज़्ज़ू अपने चुनावी अभियान में सोलिह सरकार पर यह आरोप लगाते रहे हैं कि देश के नीतिगत फैसलों में भारत के दखल से मालदीव की संप्रभुता और आजादी कमजोर पड़ी है। भारत मालदीव संबंध सिविल सेवा परीक्षा के हिसाब से काफी उपयोगी है, लिहाजा इस ऑडियो सीरीज में भारत मालदीव संबंध से संबंधित विषयों की पड़ताल करेंगे और इससे जुड़े खास संदर्भों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे में हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर मालदीव का भारत के लिए क्या महत्व है। मालदीव में भारत की गहरी रुचि का श्रेय उसकी राजनीतिक भौगोलिक स्थिति को दिया जा सकता है, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों के लिए एक महत्वपूर्ण चौराहे के रूप में कार्य करता है। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना और इन जल क्षेत्रों के माध्यम से जहाजों की मुक्त आवाजाही की सुरक्षा करना भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मालदीव भारत और चीन के साथ साथ पश्चिम के लिए भी महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है। यह खाड़ी से चीन की तेल आपूर्ति सहित आवश्यक पूर्व पश्चिम कार्गो शिपिंग लाइनों के मार्ग पर है। इसे हिंद महासागर पर बड़े भू राजनीतिक प्रभाव और नियंत्रण के प्रवेश द्वार के रूप में भी देखा जाता है, खासकर चीन के लिए जो इस क्षेत्र में तेजी से मुखर हो रहा है। मालदीव, जो अपने प्राचीन उष्णकटिबंधीय समुद्री तटों के लिए भी प्रसिद्ध पर्यटन केंद्र है, को पारंपरिक रूप से भारत के प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। यह भारत के मिनिकॉय द्वीप से सिर्फ 17 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील दूर है। उत्तरी हिंद महासागर में मालदीव की स्थिति इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों द्वारा गश्त किए जाने वाले, यहां तक कि प्रभुत्व वाले पानी के आसपास रखती है। मालदीव के साथ भारत के सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक, जातीय और राजनीतिक संबंध हैं। भारत मालदीव द्विपक्षीय संबंधों का वर्णन करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने 3 जून 2023 को एक दस्तावेज में घोषणा की कि वस्तुतः अधिकांश क्षेत्रों में संबंधों के साथ मालदीव में भारत का एक प्रमुख स्थान है। अब हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि आखिर मालदीव और भारत के बीच तल्खी के क्या कारण हैं। कुछ मायनों में मालदीव की राजनीति में भारत फैक्टर के महत्व को अपरिहार्य के रूप में देखा जाना चाहिए। मालदीव लगभग 5 लाख लोगों का एक छोटा सा देश है, जो दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के बगल में है। मालदीव की एक विशिष्ट संस्कृति है जिसकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करता है। इस्लाम के प्रति दृढ़ता से पालन को देश की विशिष्ट पहचान की अभिव्यक्ति के साथ साथ आस्था की घोषणा के रूप में देखा जाना चाहिए। देश में छोटी भारतीय सैन्य उपस्थिति के खिलाफ भी काफी नाराजगी है, जो फिर से वर्चस्व की चिंताओं को दर्शाता है। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल एक समुद्री गश्ती विमान और 2 हेलीकॉप्टर चलाने के लिए एक छोटी टुकड़ियों का रखरखाव करते हैं, जो खोज और बचाव सेवाएं, विशेष आर्थिक क्षेत्र की निगरानी और चिकित्सा निकासी प्रदान करते हैं। कई लोग उन्हें हस्तक्षेप करने वाले और जासूस मानते हैं, लेकिन मालदीव के जानकार लोगों में भी इस बात को लेकर बेचैनी है कि भारतीय अधिकारी पूर्व सरकार के साथ अपने व्यवहार में सामान्य राजनयिक प्रोटोकॉल से परे चले गए। इसने केवल भारत के साथ गुप्त सैन्य सौदों की अफवाहों को बढ़ा दिया है। ऐसे में अब भारत पर क्या होगा असर, इसे भी जान लेते हैं।
पिछली सरकार के अनुभवों को गिनाते हुए दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अरविंद येलरी कहते हैं कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू उसी सोच को आगे बढ़ाएंगे जो पिछली सरकार में दिखी थी। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने भारत से अपने 2 हेलीकॉप्टरों और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट ले जाने को कहा था। यह हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट भारत ने मालदीव में खोजी और राहत बचाव अभियान के लिए लगा रखे थे। मालदीव का तब कहना था कि अगर भारत ने इसे उपहार में दिया है तो इस पर पायलट मालदीव के होने चाहिए, न कि भारत के। वो कहते हैं ये चुनाव परिणाम भारत के पक्ष में तो नहीं है, क्योंकि मुइज़्ज़ू जिस गठबंधन से आते हैं उसका पहले ही चीन का समर्थन करने का रिकॉर्ड रहा है। ये अब्दुल्ला यामीन चीन के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं। मुइज़्ज़ू भी चीन के प्रति झुकाव के लिए जाने जाते हैं। मुइज़्ज़ू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सेना के खिलाफ भी मोर्चा खड़ा किया था। हाँ, ये जीत चीन के लिए फायदेमंद है, क्योंकि चीन लगातार मालदीव में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगा हुआ है। चीन की कोशिश रही है कि वो मालदीव में भारत के प्रभाव को कम करे। ऐसे में मुइज़्ज़ू का जीतना एक तरह का असंतुलन पैदा करेगा जो चीन के पक्ष में जाएगा। क्या मालदीव से इंडिया आउट संभव है? पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार के दौरान पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने स्थानीय मीडिया से कहा था कि 2023 का राष्ट्रपति चुनाव भारत और मालदीव में उसके प्रभाव को हराने के लिए होगा। अब्दुल्ला यामीन के राष्ट्रपति रहते हुए ही मालदीव भारत से दूर और चीन के करीब गया। फिलहाल यामीन भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में जेल में बंद है। ये माना जाता है कि मालदीव में विपक्ष के चलाए इंडिया आउट अभियान के पीछे यामीन ही थे। जानकारों की माने तो पिछले 15 से 20 सालों में मालदीव में जिस तरह की राजनीति हो रही है वो भारत के खिलाफ या चीन के खिलाफ होने के बीच बटी है। ऐसे में यामीन की पार्टी की वापसी का मतलब है कि उनकी नीतियां भी वापस आएंगी जो पिछले कार्यकाल में भारत के खिलाफ थी। इब्राहिम सोली सरकार पर यामीन और उनकी सहयोगी पार्टियां ये आरोप लगाती रही हैं कि मालदीव की धरती पर भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से देश की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में पढ़ा रहे असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा मुइज़्ज़ू की जीत को भारत के लिए चिंता की बात मानते हैं। प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं अभी का जो वैश्विक दौर है उसमें भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। खास तौर पर पिछले 2-3 सालों में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वह बांग्लादेश हो, नेपाल हो या भूटान हो, वो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने राष्ट्र हितों के प्रतिनिधि के तौर पर देखते हैं। साथ ही भारत के अमेरिका से बेहतर संबंध हैं। मालदीव के लिए भारत की इस भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ग्लोबल साउथ फ्रेज व्यापक रूप से लातिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ओशियानिया के इलाकों के लिए किया जाता है। ग्लोबल साउथ के ज्यादातर मुल्क कम आय और राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से हाशिए के देश हैं। डॉक्टर प्रेमानंद मिश्रा यह भी कहते हैं चुनाव के समय जो आप नारे इस्तेमाल करते हैं, पॉलिसी के स्तर पर फैसले लेते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि तब आपकी जवाबदेही होती है। राजनीति कभी भी अर्थव्यवस्था पर हावी नहीं हो सकती। उस मोर्चे पर देखें तो भारत के मालदीव में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो रहेंगे जरूर। हाँ, इनकी रफ्तार जरूर धीमी पड़ सकती है। ऐसे में अब हमारे लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि भारत के अल्पसंख्यकों का मालदीव से क्या कनेक्शन है। आमतौर पर किसी देश के राष्ट्रीय चुनाव में घरेलू मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन 6 लाख से भी कम आबादी वाले मालदीव के चुनाव में भारत और चीन दोनों का ही जिक्र बार बार उठता रहा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की फ्रंटलाइन मैगजीन के एक आलेख में ये बताया गया कि कैसे भारत के खिलाफ फर्जी खबरें चुनावी अभियान के पहले दौर का अहम हिस्सा थी। भारत में मुसलमानों के प्रति बर्ताव, मणिपुर में जारी हिंसा, यहाँ तक कि संसद में बीजेपी नेता रमेश बिगुड़ी का एक मुसलमान सांसद को लेकर दिया गया आपत्तिजनक बयान तक मालदीव चुनावों में मतदाताओं को व्हाट्सएप पर भेजा गया। इसी आलेख में कहा गया कि पीपीएम के लिए भारत के में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा बर्ताव चुनावी प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा पहलू था। मालदीव में 98% से अधिक आबादी सुन्नी मुस्लिम है। इस लेख में बताया गया कि कैसे मतदाताओं के बीच वोटिंग से पहले भारत में मुसलमानों की स्थिति जानने की उत्सुकता थी। क्या भारत के घरेलू मुद्दे का मालदीव राष्ट्रीय चुनाव पर असर पड़ा है? इस सवाल पर प्रेमानंद मिश्रा कहते हैं लोक लुभावन राजनीति के दौर में इस तरह का कुछ हिस्सा जरूर रहता है।
पूरी दुनिया में ऐसी कोई बात हो तो राजनीतिक पार्टियां उसको अपने हिसाब से उपयोग और दुरुपयोग करना जानती है। राष्ट्रीय चुनाव राष्ट्रीय संवेदनाओं से जुड़े होते हैं। अब अगर मालदीव के संदर्भ में ही देखें तो इंडिया आउट जैसे कैंपेन चलाने के लिए क्या आधार रखेंगे। संप्रभुता एक मुद्दा था, लेकिन बहुत से लोग उसे इतना नहीं समझ पाते जितना धार्मिक मामलों को समझते हैं। लोगों को अगर लगता है कि किसी भी तरह से उनकी पहचान को चोट पहुंच रही है तो ऐसे मामलों का असर तो होता ही है। हालांकि मेरा मानना है कि उस चुनाव में उसका इतना व्यापक इस्तेमाल नहीं हुआ। क्या मालदीव में बढ़ेगी चीन की भूमिका, इसे भी जान लेते हैं। कोरोना महामारी के समय में भारत ने मालदीव को कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट के तौर पर दी थी। मालदीव के साथ भारत का व्यापार पिछले साल $50 करोड़ से अधिक का रहा था। इसी साल मालदीव में हनीमाधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नींव जब रखी गई थी तो इस समारोह में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। इसके बाद मई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मालदीव का 3 दिवसीय दौरा किया। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन का प्रभाव भी मालदीव में साल 2013 से ही बढ़ता जा रहा है। चीन मालदीव में टूरिज्म और निवेश का एक बड़ा जरिया बन चुका है। मालदीव ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से भारी लोन लिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव पर चीन का $3.4 अरब कर्ज है। दोनों देशों के बीच 2017 में हुए मुक्त व्यापार सौदे का उस समय विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया था। मालदीव और चीन के संबंध में कुछ जानकार ये कहते हैं कि मोइजू सरकार यामीन के कार्यकाल में की गई गलतियां दोहराने से बचेंगी। मोइजू विदेश नीति और सुरक्षा में भारत के संबंधों को प्रधानता देते हुए भारत चीन विभाजन को दूर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही चीन के साथ घनिष्ठ आर्थिक जुड़ाव की भी अनुमति देगा। हिंद महासागर के कई देश यही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से देश के लिए ऐसा रास्ता कठिन और जोखिम भरा है जिसमें कई परस्पर विरोधी दबावों से निपटना होगा। दिल्ली को भी मालदीव की शर्तों पर खेल खेलने के लिए तैयार रहना होगा। सिवनाडार इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के इंटरनेशनल रिलेशन एंड गवर्नेंस स्टडीज डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर जेविन टी जैकब कहते हैं कि अब्दुल्ला यामीन को छोड़कर मालदीव में जो भी राष्ट्रपति रहे उन्हें भारत को महत्व देना ही पड़ा है। इस बार भी मोहम्मद मोइजू ने भले ही इंडिया आउट कैंपेन चलाया हो, लेकिन अब उनके सलाहकार कह रहे हैं कि भारत हिंद महासागर में एक अहम भागीदार है। जैकब यह भी कहते हैं कि शायद मौजू का पहला आधिकारिक दौरा भी भारत का हो, इसलिए कैंपेन में जो हुआ उसे छोड़कर अब जमीनी स्तर पर क्या होगा ये समय के साथ देखना होगा। आइए अब जानते हैं चीन आकर्षण और भारत इसके बारे में क्या कर सकता है। कर्ज का जाल हो या ना हो, चीन के पास बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत ने निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में प्रगति की है, लेकिन जब तक इस तरह के प्रयासों की बात आती है तो यह बेहद धीमा रहता है। भारत को अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को वास्तविक डिलीवरी मिलाने के इस मोर्चे पर अपने खेल को बेहतर बनाने की जरूरत है। चीन को निर्णायक लाभ है क्योंकि इसकी जेबें भारत की तुलना में कहीं अधिक गहरी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, विशेष रूप से दक्षिण एशियाई संदर्भ में बड़ा भाई होने की भारतीय धारणा है। सौदेबाजी के दौरान भारत की दृढ़ता को लेकर पाकिस्तान को छोड़कर सार्क देशों में बेचैनी कुछ हद तक सामान्य बात है। भारत के लिए मालदीव में साख खोना महंगा साबित हो सकता है, खासकर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चीनी रणनीति के आलोक में। दक्षिण एशिया से भारतीय प्रभाव को पूरी तरह खत्म करना एक असंभव लक्ष्य हो सकता है। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय महत्व को कम करते हुए चीन मलक्का जलडमरू मध्य को अवरुद्ध करने की संभावित भारतीय रणनीति के खिलाफ एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहा है, जो युद्ध की स्थिति में चीन की तेल आपूर्ति को रोक सकता है। इसलिए मालदीव में विकास को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। हम्बनटोटा के बाद भारत अपने नाम वाले जल क्षेत्र में यहां तक कि एक व्यावसायिक पहलू के साथ चीनी बेस के निर्माण को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।